में हम पहुंचे हैं रावल गांव। इस गांव को आदर्श ग्राम योजना के तहत मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने गोद लिया है। आदर्श गांव रावल की पड़ताल करने से पहले आइए सुनते हैं इस गांव के विकास की कहानी यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि की जुबानी। गांव के अंदर खारी पानी था और जो न तो सब्जी बनती थी न नहाया जाता था, बहुत दिक्कत थी, बीमारी भी ज़्यादा थी। अब उन्होंने सबसे पहले दूसरे गांव में से 3 किलोमीटर दूर से लाइन बिछवा के हमारे गांव के लिए टंकी बनवा के मीठा पानी की सप्लाई कराई। और इसके बाद में एक स्कूल की दिक्कत थी। हमारे में जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे मंदिर पे जाके भीख मांगते थे, उन बच्चों का जीवन बदलने के लिए उन्होंने दूसरी जगह स्कूल शिफ्ट किया और बिल्डिंग बनवाई और स्कूल को तैयार करवाया। तीसरी बात, गांव की गली खरंजा है, उनका भी निर्माण कराया। कुछ बाकी रह गई हैं, उनका टेंडर उठ रहा है बाकी। उन्होंने हमारे यहाँ 75 शौचालय भी बनवाए और 2 से करीबन 1.5 से करीबन सरकारी भी बने हैं हमारी पंचायत के अंदर। और जो एक हमारे यहाँ रुकने के लिए 100-200 से 5 से आदमी जगह नहीं थी हमारे गांव के अंदर कि हम ब्याह शादी कर लें या रुक जाएं कहीं, तो वो एक हमारे यहाँ हॉल बनवाया है उन्होंने। गांव में दाखिल होने पर हमें कई जगह खड़ंजे तो दिखे, पर कई ऐसे रास्ते थे जो आज भी बदहाल हैं। कुछ जगहों पर खड़ंजे बिछे हैं, लेकिन कुछ रास्ते आज भी काफी जर्जर है। सड़कों तो देखो साहब, गांव में गली कूचे वो तो बन गए। ये मेन खरंजा यही है पूरे गांव का, ये यहाँ तक बन गया है। ये भी ऐसा बना है कि आधे में मिट्टी है और आधे में नीचे गिट्टी है 5-5 इंची। सांसद जी तो जो उन्होंने किया सो उन्हें आती नहीं है, आती हैं तो जक्के नहीं चली जाती। जो किया कर्मचारी ने उल्टा सीधा जैसा कर दिया। आता है अधिकारी और वे जब इतने कार्रवाई करी जब तक ये टुकड़ा बनवा हुए, ठीक है। और बात पीछे फिर कहीं का जाऊ बनवा दे तो यूँ कह दी कि नहीं, ये तो बाद में बनेगा। गांव वालों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ सड़कों का विकास तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह नहीं। और सांसद भी आती हैं, लेकिन बाहर से ही चली जाती हैं। हमने गांव के चौराहे पर सोलर लाइट्स भी देखे, लेकिन लोगों का कहना है कि ये लाइट्स शुरू में तो जले थे, लेकिन कई महीनों से बंद पड़े हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये हमारे गांव में 3-4 महीने से ये जल नहीं पा रही है लाइट। ये जलनी चाहिए ये लाइट। सोलर समस्या का 1 साल तक लाइट जली है यहाँ पर, उसके बाद जब बंद है सब। सांसद जी तो भाई आते हैं और जिन्हें से प्रधान जी बताते हैं वो होता हुआ उन्हें दिखाई नहीं देता। हमारे गांव के प्रधान है, उनको भी तो पता होना चाहिए कि गांव में लाइट जुड़ रही है या नहीं। ये सोलर की समस्या है जो है कि तब से लगी है ये, तभी से कि उसके बाद मैंने देखा था 1 महीने के अंदर एक लाइट थी चौराहे पे, वो ख़राब हो गई थी, लुप करने लगी थी। तो उसके बाद में वो लाइट है जो बंद हो गई थी, बिल्कुल ही बंद हो गई। अब गांव की ये कंडीशन है कि कोई भी लाइट नहीं जल रही है, कोई मतलब कभी कभी लुप करती है अपने आप ही। हालांकि सांसद ने यहाँ गांव में चौराहे पर रोशनी के लिए तो सोलर लाइट्स जरूर लगवाए हैं, लेकिन इनकी रखरखाव तो पंचायत की जिम्मेदारी है, जो सही तरीके से नहीं हो रही है। बहरहाल गांव में एक मिडिल स्कूल भी है, जिसका भवन काफी जर्जर है। यहाँ स्कूल की छत का प्लास्टर आए दिन गिरता रहता है। हालांकि अभी तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन कई बच्चे यहाँ तक कि टीचर को भी प्लास्टर गिरने से चोटें आ चुकी हैं। मैम के ऊपर भी गिर पाया था 8वीं क्लास में, और जो झरता भी है। यहाँ एक बालक बैठा था, सुबह पढ़ रहा हो भाई, किताब में आग गिरो, एक की तो आंख में गिर पड़ो। तो हमें यहाँ एक आरओ प्लांट और पानी की टंकी भी दिखी, जिससे गांव वालों की पीने के पानी की समस्या का जरूर निपटारा हुआ है। और गांव वाले सांसद के इस काम से संतुष्ट भी दिखे। यहाँ ये आरओ प्लांट लगा के और 3 किलोमीटर दूर से पानी की सप्लाई देके हेमा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ता था पीने के लिए, वहाँ से लेके आते थे। अब हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। रावल गांव का धार्मिक महत्व भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रावल गांव राधा रानी की जन्मस्थली है। दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मन्नतों को लेकर राधा रानी के दर पर आते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं। ये हर मनोकामना पूर्ण करती है और हम ये कम से कम भी 15 साल से लगभग इस मंदिर में आते हैं
और इस मंदिर का हमारा एक श्री ब्रिजहरि संकीर्तन मंडल है, जैसे हम संकीर्तन करते हैं। वो संकीर्तन के हमारे जो गुरुजी थे, इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी उन्होंने किया था। ये मंदिर का जो पत्थर वत्थर जो लगा हुआ है, हमारे मंडल ने ही किया है। पिछली बार आई थी तो मैंने उसके लिए कामना की थी, इस बार उसको माथा टिकाने के लिए और उसके राधा रानी के दर्शन करने के लिए और उसको माथा टिकाने के लिए लाई हूँ। ये दूर से दिख रही तस्वीर एक चीनी मिल की है, जो मथुरा लोकसभा क्षेत्र के छाता विधानसभा में मौजूद है। बीजेपी के चौधरी लक्ष्मी नारायण यहाँ से विधायक हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये चीनी मिल काफी समय से बंद पड़ी है। चुनाव आते हैं और नेताओं के तमाम वादों में एक वादा तो जरूर होता है कि मिल को खुलवाया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि नेताओं के ये वादे अब चुनावी जुमले ही बनकर रह गए हैं। आम लोगों और किसानों को अब भी इंतजार है चीनी मिल के खुलने का। छाता विधानसभा की एकमात्र शुगर मिल है और ये 2008 से लगातार बंद पड़ी हुई है, जिससे किसान आज भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। क्योंकि धान की फसल है, आपने देखा होगा, इस धान में इतना रोग आया है और रोग इसका कारण ये है कि जो जमीन को हमारी को उसका रेस्ट नहीं मिल पाता। और शुगर मिल जब से बंद हुई है, यहाँ का किसान बिल्कुल ये समझ लो भुखमरी के कगार पे है, कोई इसकी तरफ ध्यान देने वाला नहीं है। अब ना तो कोई लेन देन कर पा रहा अच्छी तरह से, ना ही किसान पर जो धान बोते हैं मजबूरी है धान बोने के लिए। सांसद विधायक क्या करें? सांसद विधायक को कई बार किसानों ने लेटर भी लिख के दे चुके हैं, पर लेकिन सब यही कहते हैं कि चुनाव आते हैं तो चल जाएगी, पर लेकिन ठोस आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं और नहीं मिल को चला पा रहे हैं ये लोग। तो हर किसान परेशान है यहाँ पर, क्योंकि ना ही तो कुछ बो पा रहा है, ना ही यहाँ किसान के लिए कोई रोजगारी पैदा हो रही है। चीनी मिल के बारे में कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। सिर्फ इतना हमने सुना था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ या हाई कोर्ट का आदेश हुआ है, चीनी मिल चलने वाली है। उसके बाद बहुत उमंगें आई, खुशी हुई, लेकिन फिर भी कोई काम शुरू नहीं हुआ है यहाँ पर। हमारे यहाँ गन्ना मिल बंद हुए तो काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी प्रयास किए जा रहे, गन्ना मिल नहीं चल रहा है। किसान परेशान है क्योंकि खेती नष्ट हो रही है। लोगों ने नेताओं से मिल खोलने के लिए काफी गुहार लगाई, लेकिन उन्हें मिला तो सिर्फ आश्वासन। हमने इस मामले में इलाके के विधायक जी से बात भी की और हमें भी मिला तो सिर्फ आश्वासन। कुल चीनी मिल के लिए मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक बार नहीं कई बार मैं कह चुका हूँ, और मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में वृंदावन में ये इशारा भी किया था कि ये छाता का मामला है, चौधरी साहब के क्षेत्र में ही जाके मैं उस बात को कहूँगा। तो मुझे उम्मीद है निश्चित रूप से शुगर फैक्ट्री चलेगी। ऐसा नहीं है कि इलाके में सिर्फ चीनी मिल ही बंद है, यहाँ कई कारखाने खुले थे। लोगों को ऐसा लगा कि उन्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। लगभग सभी कारखाने बंद पड़े हैं। इस मामले में विधायक जी का क्या कहना है, आप भी सुनिए। इंडस्ट्रीज जो बंद हो रही हैं, उनमें कुछ इंडस्ट्रीज तो ऐसी हैं कि जो लोग केवल लोन लेने के लिए ही इंडस्ट्री लगाई हैं। आज भी वहाँ मेरे यहाँ हजार करोड़ रुपए की इंडस्ट्री खड़ी है और जिसमें आज तक धुआं नहीं निकला। अभी पिछली बार हमारे यहाँ आचार्य एग्रो है, पता नहीं 500-700 करोड़ रुपए लोन होगा, और वो चुनाव भी लड़े थे बीएसपी से, और चुनाव जिस दिन ख़त्म हो गया शायद उसके 3 ही दिन बाद वो फैक्ट्री बंद हो गई, वो पड़ी है। सरकार आपकी एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? नहीं, एक्शन हो रहा है, उन पर हो रहा है एक्शन, नीलामी भी हो रही है। एक नहीं, मेरे यहाँ इस समय 20 फैक्ट्री बंद हैं, लेकिन वही फैक्ट्री बंद हुई हैं जिनका उद्देश्य केवल लोन लेके बेईमानी करना था। और जो फैक्ट्रियाँ
उद्योग के लिए लोगों ने लगाई, व्यापार के लिए लगाई, वो आज भी चल रही हैं, यथावत चल रही हैं। हैरानी की बात है कि लोन लेने के लिए यहाँ कारखाने खोले गए और फिर बंद कर दिए गए। लोगों की आशाएं धरी की धरी रह गईं। हालांकि नेताजी ने ये जरूर कहा कि ऐसी कंपनियों पर एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा इलाके में लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। वजह है यहाँ का रेल फाटक, जिसे निर्माण काम के नाम पर बंद कर दिया गया। लेकिन सरकारी लचरता तो देखिए कि करीब 3 साल से यहाँ निर्माण का कार्य कछुए की गति से चल रहा है और कब तक पूरा होगा किसी को नहीं पता। यही नहीं, यहाँ लोगों को दिक्कतें ना हो इसके लिए सर्विस लेन की व्यवस्था भी नहीं की गई। बस रास्ता बंद होने की सूचना का बोर्ड लगा दिया गया। रेलवे फाटक में बहुत परेशानी हो रही है जाने आने की, और तीर्थ स्थल वाले आते हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है, और किसानों को वो ट्रॉली बहुत पलट गई थी, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी है। ये प्रशासन को, रेलवे को सोचना चाहिए। दिन भर धूल मट्टी उड़ती है, दुकानदार परेशान है, जाने वाले परेशान है, आने वाले परेशान है। और सेतु निगम द्वारा इस समय इस पुल का निर्माण किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें सर्विस रोड की व्यवस्था नहीं की गई है। आमतौर पर अगर कहीं कोई निर्माण कार्य चल रहा होता है तो एक सर्विस रोड बनाया जाता है जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो आने जाने में। चूँकि ये दार्शनिक स्थल हैं और श्रद्धालुओं का विशेष आवागमन रहता है, उसको उस लिहाज को भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा है और विदाउट सर्विस रोड के ये काम चल रहा है। उधर से भी जो गोवर्धन साइड से जो आते हैं लोग बाग वो भी बंद कर रखा है, और छाता से जाते हैं वो भी बंद कर रखा है। जनता इतनी परेशान है, जो दैनिक यात्री इतने परेशान है कि कोई कहना नहीं। बाइक जा सकती हैं, पैदल जा नहीं सकते हैं। उनको घूमने जाने के लिए कम से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है संस्कृति कॉलेज से। हम पहुंचे हैं मथुरा संसदीय क्षेत्र के मांड विधानसभा में। बीएसपी के श्याम सुंदर शर्मा यहां से विधायक हैं। हमने अपनी पड़ताल की शुरुआत यहां के बस स्टैंड से की। आपको बता दें कि ये मांड का एकमात्र बस स्टैंड है, लेकिन हैरानी की बात है कि यहां बसें नहीं आया करती। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है पूरा बस स्टैंड खाली पड़ा है। हमें यहाँ लोगों ने बताया कि इलाके में रोडवेज की भारी समस्या है। बसें स्टैंड पर नहीं आती, बाहर से ही चली जाती हैं। यहाँ पूछताछ और टिकट खिड़की तो है, लेकिन कर्मचारी नदारद दिखे। भवन काफी जर्जर भी हो चुका है, जो कभी भी हादसों को दावत दे सकता है। समस्या यहाँ रोडवेज बस सवारी दे खड़ी रहती हैं, और जब ना तो प्राइवेट वाहन बस स्टैंड में नहीं दोस्ती हैं, आई मनमौजी और चली जाती हैं। बसें यहाँ आती हैं, इन्होंने खाली भी करा दिया, परिसर सफाई भी करा दी गई है, लेकिन अंदर बस आती नहीं है, बाहर से ही बाहर चली जाती है। इस कारण यहाँ स्थानीय लोगों को और बहुत से आते हैं, काफ़ी परेशानियाँ रहती हैं। समस्या क्या है, ये खंडर पड़ा है, इसमें बस आ गई या कर्मचारी कोई बैठा बरसात में गिर गया तो क्या होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा। सांसद विधायक क्या कर रहे हैं, वोट ले गए चले गए, अब उनके दर्शन भी नहीं होते हैं। अब क्या पता क्यों शासन की वो होगी, प्रशासन की। नेता लोग क्या करते हैं? नेता कहाँ है, नेता तो है ही नहीं है नाम के, कोई नेता नहीं यहाँ पे। आपके विधायक जी क्या करते हैं? विधायक नेता मथुरा में रहते हैं। इलाके में स्वास्थ्य व्यवस्था भी काफी बदहाल है। यहाँ एक सामुदायिक अस्पताल है जिसमें डॉक्टर्स की भारी कमी है। सुविधाएं भी ना के बराबर है और अस्पताल का भवन भी काफी जर्जर है, जिसे रंग रोगन करके छिपाने की कोशिश की गई है। हमारा छोटा सा पार्ट से ये ज़्यादा डैमेज है, इसको हमने बंद कर दिया है, पब्लिक के लिए भी और अपने स्टाफ के लिए भी, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। एक्सरे मशीन में देखिए, जब हमारे पास कोई इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है और अगर मे बी उसमें फ्रैक्चर है या हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है तो हमें पहले वो डायग्नोस करना रहता है, उसी के अकॉर्डिंग फर्दर फिर मैनेजमेंट प्लान हम करते हैं। तो बस ये हमारे पास न होने की वजह से हमें या तो 100 बेड हॉस्पिटल वृंदावन भेजना पड़ता है या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मथुरा में भेजते हैं। वहाँ पे जो रेडियोलॉजिस्ट ऑन ड्यूटी होते हैं वो पेशेंट को देख के उसको फिर एक्सरे फिल्म लेके वो आगे फिर रेफ़र करते हैं, ऑर्थोपेडिशन को रेफ़र करते हैं। बिल्डिंग बहुत जर्जर हालत में है और कभी भी गिरास उधर की साइड में अगर आप देखोगे हॉस्पिटल के दूसरे गेट पे जाके तो वहाँ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। पानी की टंकी एकमात्र साधन है यहाँ का,
पानी की टंकी कभी भी किसी भी क्षण गिर सकती है। कोई भी हादसा ऐसा हो सकता है कि जिससे बहुत सारी संख्या में चोटिल हो सकते हैं। कई बार कहने के शिकायत करने के बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हॉस्पिटल में बहुत सारी गंदगी है। अस्पताल के डॉक्टर्स भी ये मान रहे हैं कि यहाँ सुविधाओं की भारी कमी है और भवन भी रंग रोगन में अपनी बदहाली को छिपा रहा है। यही नहीं, यहाँ के लोग आवारा पशुओं से भी खासे परेशान हैं। यहाँ सड़कों पर आवारा पशु हर जगह दिखते हैं। यही नहीं, इनके झुंड तो खेतों को बर्बाद कर ही रहे हैं, सड़कों पर जाम का भी सबब बने हुए हैं। लोगों ने इसकी गुहार कई बार नेताजी से लगाई, लेकिन नेताजी के कानों तक लोगों की पुकार अब तक नहीं पहुंच पाई है। हम खेती करते हैं और सांड और गायों के 100 के झुंड हमको इतना परेशान कर रहे हैं कि हमारी सारी खरीफ की फसल और इसमें रबी की फसल को इतना नुकसान हो रहा है कि हम इतना परेशान हैं कि हमसे देखा नहीं जाता। आवारा पशु में तो बहुत झुंड के झुंड डोलते रहते हैं। सड़कों पे देखो तो सड़कों पे देखो वाहनों को नहीं निकलने देते हैं, और जब खेत में चले जाएं तो ये समझ लो उसका स्वाह कर देते हैं, खा पी के नहीं। और नेताजी लोग कुछ कर रहे हैं? नेताजी कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई आता ही नहीं है देखने को, ना तो कोई देखने के लिए आता है ना, और कोई समस्या को लेके जाएं तो ठीक है वो करके नहीं है, कर देते हैं। बहुतेरे कांटे फांटे लगाए रखे हैं, बहुतेरी बार लगाई हैं, पर कोई हल ना है। 100-200 के झुंड डोलने। अरे नेता ने पे तो दाम कमाए हुए कोई फुर्सत ना है नेता ने की, तो वे तो दामन कमाए हुए पे नेता। तो आवारा पशुओं से किसान बहुत परेशान है, और ज़्यादातर ये गाय तो चलो हैं, सांडों से ज़्यादा परेशान है। और इसमें सरकार तो कुछ कर ही नहीं सकती, कुछ कर ही नहीं रही इसमें। मुझसे कह रहे हैं कि इस मकान को खाली कर दो, इसको तोड़ेंगे हम पहुंचे हैं पौराणिक और धार्मिक नगरी कही जाने वाली गोवर्धन विधानसभा में। बीजेपी के कारिंदा सिंह यहां से विधायक हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगलियों पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और इंद्र के कोप से लोगों को बचाया था। यही गोवर्धन पर्वत इस इलाके में स्थित है, जिसके नाम पर क्षेत्र का नाम गोवर्धन पड़ा। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु गोवर्धन पूजा करने आते हैं। इलाके में दाखिल होने के बाद हमने यहाँ जाम की समस्या देखी। यहाँ के लोग गाड़ियों की पार्किंग नहीं होने से खासे परेशान हैं। लोगों ने हमें बताया कि पर्यटन और धार्मिक स्थल होने के बावजूद भी यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। बहुत तगड़ी समस्या है। सरकारी पार्किंग कोई नहीं है, और प्राइवेट जो अंदर की पार्किंग है वो बंद प्रशासन ने करा रखी है, और चारों तरफ रास्ता जाम कर रखा है, गाटर लगा रखी हैं, कोई आवागमन नहीं होता है। गोवर्धन में वास्तव में देखी जाए तो पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जो है मुख्य मार्ग पर पार्किंग नहीं है। वाहनों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वाहन यहाँ तक आते हैं, जाम की स्थिति उत्पन्न रहती है। पुलिस इस स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। सांसद विधायक को फुर्सत नहीं है जनता की सुनने के लिए। इलाके में पार्किंग की समस्या को यहाँ के विधायक जी ने स्वीकार किया और अपनी योजनाओं को गिनवाते हुए जल्द ही इसके निपटारे का आश्वासन भी दिया। पार्किंग का भी 4 जगह है, एक राधा कुंड में, एक मथुरा गोवर्धन मार्ग पर, एक पूंछी लोटा की तरफ, और एक उधर आपका जो है गांडोली से इधर बने। 4 अभी पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, और वो बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा उन पर। नेताजी ने इलाके में पार्किंग की समस्या जल्द सुलझाने का आश्वासन तो दिया, लेकिन ये नहीं बता पाए कि कब तक लोगों को इससे निजात मिल पाएगी। वहीं इलाके में कई लोग बेघर हो गए हैं। मामला एनजीटी से जुड़ा है। दरअसल गोवर्धन पर्वत में आने वाले इलाके में लोगों ने अपने दुकान और घर बना रखे हैं, या यूं कहें कि अतिक्रमण कर रखा है, जिस पर एनजीटी ने जल्द से जल्द इलाके को खाली करने का आदेश दिया है।
इसकी जद में कई गरीब लोगों के घर और दुकान आ गए। लोगों ने शिकायत भी की है कि उन्हें इसका कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। से बाहर निकाल दिए, सामने बैठा दिए। अब उनके पास सरकार से एक ही सवाल है कि वो जाएं तो कहां जाएं? हमें कोई पानी भी नहीं देता, मोहल्ला पड़ोस में कोई नहीं देता हमको। लोगों के रहने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है। हालांकि कई लोग ये बता रहे हैं कि उनका मकान और दुकान पुश्तैनी था। समस्या ये है, ना तो हमारे लिए कोई सूचना दी, ना कोई कुछ दी। हमारा सामान सट्टा सब टूट गया, दुकान का भी मकान का भी, और ना कोई हमको इतला, ना कोई सूचना, ना कोई खबर। मेरी दुकान सारी टूट गई है और मुझसे कह रहे हैं कि इस मकान को खाली कर दो, इसको तोड़ेंगे हम। नेता लोग नहीं सुनाई कर रहे हैं, क्या करें हम, कहाँ जाएं, बच्चे ने लेके नहीं, बताओ। तोड़ फोड़ कर गए, हमें घर से बेघर कर गए हम लोगों को। हम गंगा कुआं पर नहाने जाते धोने, कुछ भी नहीं है हमारे लिए। कहाँ रहे, कहाँ से? पर्वत पर कोई बहुत पुश्तैनी मकान है, बहुत पुराना है। काफ़ी लोगों का जांच करिए, बहुत पुराना मकान है ये। आनंद फानन में एसडीएम ने आकर के दुकान तोड़ने का आदेश दे दिया। हमने 5-6 घंटे का समय मांगा, वो भी हमारे लिए नहीं दिया। बोले कुछ नहीं, वहाँ से तोड़ते हुए आ रहे हैं, जब तक खाली करनी है कर लो आप। वहीं इस मामले में जब हमने विधायक जी से बात की तो उन्होंने इसे एनजीटी का मामला बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। वास्तव सही है कि पहली सरकार ने इन सब चीज़ ध्यान नहीं दिया। अगर ये पहले ध्यान देते तो ये दिक्कतें गरीब को नहीं आती। चूँकि अगर वहाँ नहीं बनना है तो नहीं बनवाने देते, लेकिन वहाँ उन्होंने ध्यान नहीं दिया और गरीबों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया और वो लगा दिया। और मैं ये मानता हूँ गरीब का एक बार ही मकान बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, और अगर उसका मकान तोड़ दिया जाए तो उसे फिर दोबारा बनाने में इतनी स्थिति नहीं होती है। लेकिन हमने इस पर बात रखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बात रखी थी। मकान वहाँ तोड़ा जा रहा है तो उससे कहीं न कहीं मकान की व्यवस्था रहने के लिए दूसरी जगह कर दी जाए। नेताजी ने राज्य के सीएम से गरीब लोगों के रहने और वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात रखने की बात कही, जबकि इन लोगों ने भी नेताजी को वोट दिए हैं। ऐसे में उनके रहने की व्यवस्था करना तो नेताजी की जिम्मेदारी है, जिससे वो पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। महज आश्वासन देना काफी नहीं है। विधायक जी ने हमसे इलाके में स्वास्थ्य व्यवस्था के भी दावे किए और आगामी योजनाओं को भी बताया। मेरा मथुरा जनपद में और जगह से ठीक काम हो रहा, काफ़ी वहाँ डॉक्टर भी अभी वहाँ जहाँ तक ठीक अनुभवी डॉक्टर है, वहाँ ओपीडी भी अच्छी होती है और महिलाओं का जो डिलीवरी, मेरे ख्याल से डिलीवरी भी अन्य जगहों से काफ़ी ठीक हो रही है। वहाँ जो आपको अभी मैंने वहाँ सेट भी बनवाया है। मैं आपको बताऊँ, वहाँ जो महिलाएं, जो लोग बाहर से लोग आते थे, गार्जियंस आते थे, उनके बैठने के लिए बाहर जगह चाहिए, तो उसके लिए मैंने अभी सेट बनवा दिया। वहाँ हैंडपम्प भी वहाँ लगवा रहा हूँ। पानी व्यवस्था भी वहाँ, पानी मीठे की पानी व्यवस्था नहीं थी, वहाँ लाइन भी मीठे पानी की मैं डलवा रहा हूँ। और जो वहाँ वास्तव में कुछ चाहिए इक्विपमेंट, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए हमने मांग रखी है। नेताजी ने स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के कई दावे किए और इलाके की स्वास्थ्य व्यवस्था को दूसरे इलाके से बेहतर भी बताया, लेकिन स्थानीय लोगों ने नेताजी के दावे की पोल खोल कर रख दी। यही नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक ने भी यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को स्वीकार किया। देखिए, बेसिकली ये अस्पताल जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो यहाँ पर 24/7 सर्विसेज जो हैं वो एक तो प्रसव संबंधी सुविधा और एक जो आकस्मिक सेवाओं से संबंधित चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे 24/7 उपलब्ध करानी पड़ती हैं जनसामान्य को। और उसके लिए जो आकस्मिक सेवाओं में विशेषकर सीएससी पे स्पेशलिस्ट की पोस्ट होनी चाहिए, जिसमें फिजिशियन, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया और एक बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं। तो वो इस समय यहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट कार्यरत नहीं है। और इमरजेंसी के लिए क्योंकि स्पेशलिस्ट वगैरह नहीं है तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केयर जो हैं या सर्जिकल ऑपरेशंस वगैरह वो हम यहाँ अभी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये है, पानी की समस्या है और मरीजों की समस्या है, पेशेंटों की समस्या है। दवाई गोली पूर्ण रूप से नहीं मिलती। हम पहुंचे हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा विधानसभा में। बीजेपी के श्रीकांत शर्मा यहाँ से विधायक हैं। मथुरा और वृंदावन का हमारे देश में पौराणिक और धार्मिक महत्व है। श्री कृष्ण के भक्त देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। लाखों श्रद्धालु देश विदेश से
यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। इस हिसाब से जिस तरह से मथुरा और वृंदावन का विकास होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। यहाँ दाखिल होने के बाद हर चौक चौराहे पर हमें बंदरों के झुंड दिखे। यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि वे बंदरों के आतंक से खासे परेशान हैं। कई बार प्रशासन से इसकी गुहार भी लगाई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। बंदरों के आतंक से बच्चों का निकलना भी दूभर है और सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को इससे बचने के लिए एक हैरान करने वाली तरकीब दी है। सीएम ने लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहाँ के लोगों का कहना है। मैं ट्यूशन जा रही थी, बंदरों ने मुझे गिरा लिया, उसके कारण मेरी लग गई। आए तो थे योगी आदित्यनाथ जी, बोल करके गई थी हनुमान चालीसा लो बचो। हनुमान चालीसा गाने से अगर ये बंदर चले जाएंगे तो हम लोगों की समस्या को हनुमान चालीसा पूरी करेगी। जो बंदरों के लिए डंडा रखना पड़ता है, चश्मा ले जाते हैं, हाथ में कोई सामान लेके आते उसको लेके चले जाते हैं। नेता लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान चालीसा के बंदर भाग जाएंगे, 24 घंटा आदमी हनुमान चालीसा का पाठ करता रहेगा। वन विभाग का काम है कि वन लगाएं यहाँ, और हम एक घर में तुलसी नहीं लगा सकते। हर घर में तुलसी हुआ करती थी, बंदर उसको खा जाते हैं। बंदरों के आतंक ने लोगों का घरों से निकलना दूभर कर रखा है। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ आए पर्यटकों का है। बंदरों के झुंड पर्यटकों पर हमला करते हैं और उनके खाने का सामान और पर्स लेकर भाग जाते हैं। बंदरों का ज्यादा डर है, मैं तो पर्स पकड़ पकड़ के चल रही हूँ, इसलिए कि पर्स भी खींच लेते हैं। इलाके में बंदरों से यहाँ के पुलिस वाले भी आतंकित हैं। बंदरों से बचने के लिए थाने की खिड़की और दरवाजे में जाली लगवा दी गई है। यहाँ बंदरों का ज़्यादा आतंक है, इसी वजह से जाली वगैरह लगवाई थी हमारे पूर्व इंचार्ज साहब ने। यहाँ पर हम लोगों के रिकॉर्ड वगैरह रखे जाते, वो उठा ले जाते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं उनके चश्मा, पर्स, मोबाइल जबरदस्ती छीन के ले जाते हैं। खुद पुलिस वाले बंदरों से लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में भला ये लोगों की बंदरों से होने वाले परेशानी को कैसे दूर करते होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल इस धार्मिक नगरी में पवित्र नदियों में एक नदी यमुना है। यहाँ यमुना की हालत को देखकर हमें काफी दुख हुआ। यमुना पूरी तरह मैली हो चुकी है। आज यमुना ही नहीं, भारत की तमाम बड़ी नदियों का अस्तित्व खतरे में है। श्रद्धालु यहाँ आचमन करने तो आते हैं, लेकिन दूर से ही दर्शन करके चले जाते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल ऐसे हालात क्यों हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस कदर नाले का पानी बेरोक टोक यमुना में मिल रहा है। उद्योगों का प्रदूषण सीधे यमुना में जा रहा है। हालात ये हैं कि यमुना पूरी तरह से काली पड़ गई है। भले ही नदियों की सफाई और उनका अस्तित्व बचाने के लिए नमामि गंगे और तमाम योजनाएं चल रही हों, लेकिन धरातल पर इन योजनाओं की हकीकत आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यमुना जी में क्या बोलते हैं, सभी फैक्ट्रियों का पानी छोड़ा जा रहा है दिल्ली से, इसी की वजह से काली होती चली है। और वृंदावन से भी कई नाले छोड़े जा रहे हैं इसमें। पहले बोलते थे कि पहले कालिया नाग रहता था, उसके कारण जहरीली थी। अब करोड़ों कालिया नाग पैदा हो गए तो यमुना जी को गंदा कर रखा है। पहले हम लोग एक पिन भी फेंक देते थे ना, पैसा, छोटे छोटे बच्चे थे। इन बच्चों का जन्म करीब 60-65 की मेरी उम्र है, तो 10 का पैसा भी फेंक दो तो क्लियर बालू में दिखता था। माने पानी गंदा नहीं था। अभी पानी गंदा क्यों है कि हम लोगों की मानसिकता दूषित हो चुकी है, गंदी हो चुकी है। जितने भी नगर है उसकी गंदी नालाएँ, इसके अलावा शोरों का उत्पात, इसके अलावा तरह तरह की गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। यमुना के हालत पर विपक्ष को भी मुंह खोलने का मौका मिल गया। पूर्व विधायक ये भूल गए कि अपने कार्यकाल में भी उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब सत्ता पक्ष को जमकर लताड़ रहे हैं। ये मोदी जी की जो बहुत बड़ी बात थी, उमा भारती जी की जो बहुत बड़ी बात थी कि हम यमुना और गंगा को साफ कर देंगे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट लाए थे, वो गंगा पुत्र बन के आए थे मोदी जी। गंगा माँ ने बुलाया है। आप बनारस में जाके देख लीजिए गंगा की क्या हालत है। आप मथुरा में यमुना की हालत देख लीजिए। उमा भारती जी बड़े बड़े दावे भरती थी, बिल्कुल फेल।
मथुरा का नाम आते ही अनायास ही श्री कृष्ण की मोहिनी छवि आंखों के सामने आ जाती है। मथुरा का जिक्र महाभारत काल से पहले भी पौराणिक ग्रंथों में होता रहा है। हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए कृष्ण जन्मभूमि आज भी दर्शनीय और आस्था का स्थल है। द्वारकाधीश मंदिर के पास ही यमुना का तट है। यहाँ की यमुना आरती देखते ही बनती है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु आरती में मौजूद होते हैं। देश विदेश के काफ़ी लोग आते हैं। श्री कृष्ण की वजह से ही यहाँ पौराणिक स्थल है। श्री कृष्ण यहाँ के आराध्य हैं, तो देश विदेश के काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। मंदिर यहाँ पे बांके बिहारी का जो मंदिर है वो मुख्य मतलब यहाँ का मंदिर है। उसके बाद द्वारकाधीश जी का मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि जिनमें सबसे प्रमुख है, क्योंकि वहाँ गर्भगृह है जहाँ श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और इसके अलावा गोकुल जी में मंदिर हैं, गोवर्धन में गिरिराज पर्वत है, और अभी जो फिलहाल मंदिर है इस्कॉन टेम्पल भी है, प्रेम मंदिर भी है यहाँ। मथुरा से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वृंदावन। वृंदावन की कुंज गलियों से आज भी यात्रियों को राधे राधे की पुकार सुनाई देती रहती है। हरे कृष्ण हरे राम का जप करते लोग, क्या देसी क्या विदेशी, सभी भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न हैं। ये तस्वीर है वृंदावन के इस्कॉन मंदिर की, जहां लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन करने आए हैं। हर ओर राधे कृष्ण का नाम गुंजायमान हो रहा है। भक्त अपने आराध्य का नाम लेते हुए झूम रहे हैं। रिक्शा हो या कोई और वाहन, सड़क पर किसी के आ जाने पर उससे हटने का नहीं कहकर राधे राधे की पुकार की जाती है। वृंदावन में वैसे तो सैकड़ों मंदिर हैं, पर बांके बिहारी जी की अलौकिक छटा, इस्कॉन मंदिर की आरती, प्रेम मंदिर की भव्यता, कांच वाले मंदिर की कारीगरी श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर देती है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक वृंदावन तट पर जहां श्री कृष्ण नहाने गई गोपियों के कपड़े लेकर पेड़ पर छिप जाते थे, लोगों के मुताबिक आज भी वो पेड़ यहाँ पर मौजूद है। भक्तों ने, संतों ने 3 वृंदावन को माना है। गुप्त वृंदावन कामवन जो राजस्थान की सीमा में है, मध्य वृंदावन गिरिराज जी 7 को उसकी 21 किलोमीटर की परिक्रमा, और ये है तट वृंदावन। 11 वर्ष 52 दिन भगवान ने यहाँ बाल लीला की हैं। आप इस स्थान पर खड़े हैं, ये स्थान का नाम है वस्त्रहरण घाट। छोटी छोटी बालिकाएं दही दूध बेचने के लिए आती थीं। यहाँ कात्यायनी का यजन करती थीं। घर तो था नहीं, दूसरे वस्त्र होंगे, वस्त्रों को उतार के यमुना में स्नान करती थीं। भगवान ने उनको समझाया कि नग्न स्नान नहीं करते हैं। गोपियाँ नहीं मानी। एक दिन भगवान पहले आ गए, गोपियाँ जल में स्नान करने को गई। भगवान उनके वस्त्रों को लेके कदम्ब के ऊपर चढ़ गए। गोपियों ने वस्त्र मांगे। गोपियों ने जब जल से बाहर आई कि हमारे वस्त्र कौन ले गया, एक गोपी की नज़र गई कि कृष्ण बैठे हैं। ना सखी बंदर ना सखी मोर, कदम पे बैठो नंद किशोर। कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो, हमको ठंड लग रही है। हेमंत ऋतु थी, शीत थोड़ा प्रारंभ हो जाता है। भगवान ने वचन लिया कि कभी जल में नग्न स्नान नहीं करोगे। तब उनके वस्त्र गोपियों के दिए हैं। अगर पकवान की बात की जाए तो जलेबी, कचौरी के नाश्ते और स्वादिष्ट मिठाइयों और भल्ले के जिक्र के बिना मथुरा की पहचान अधूरी है। देसी घी में बनी मिठाइयाँ, लज्जतदार लस्सी और मथुरा के पेड़े का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है। इलाके में गंगा जमुनी तहजीब भी देखने को मिलती है। हिंदू मुस्लिम एकता का यहाँ पुराना इतिहास है। ये वह स्थान है, वो स्थली है जहाँ वाकई घी दूध की नदियाँ बहती थी। वाकई जगह जगह गायें
फिरती रहती थी, मोर नाचते रहते थे। और मथुरा का इतिहास मैंने मुग़ल काल के कुछ शाही फ़रामीन रॉयल डॉक्यूमेंट्स में देखा है। वहाँ से पता चलता है कि वहाँ के दिल्ली के राजाओं को भी मथुरा से विशेष प्यार था और उन्होंने साफ कह रखा था अपने अधिकारियों को कि यहाँ पर गोकुल में, महावन में, मथुरा में ऋषियों मुनियों की गायें चरती हैं, हरन दौड़ते फिरते हैं, नाच गाते, मोर नाचते गाते फिरते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई पशु वध नहीं किया जाए, किसी जानवर को न मारा जाए। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ लोगों से परिचय लिया, लोगों के साथ आता जाता गया, वृंदावन में खूब गया, गोकुल में खूब गया, रमण रीति में खूब जाना रहता है। गुरु शरणानंद जी मुझे खुद बुला लेते हैं या कभी मेरे पास आके बैठ जाते हैं। तो मुझे तो यहाँ एक बड़ा प्रेम का वातावरण मिला है, शुद्ध वायु जिसे कहते हैं, शुद्ध चरित्र, पवित्र चरित्र जिसे कहते हैं, वो मुझे यहाँ पर मिला। और सबसे बड़ी बात जो मैंने यहाँ पर देखी वो ये है कि दूर से ही शहर आने वाले लोगों को दूर से ही ये दिख जाएगा कि एक मंदिर और मस्जिद एक दूसरे के करीब करीब खड़े हैं। मालूम होता है, देखिए जाकिर रही भावना जैसी, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे दो बहनें एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर खड़ी हुई हैं। इधर से अजान की आवाज़ बुलंद होती है और उधर से घंटे घड़ियाल पूजा अर्चना, सारी आवाज़ें मिलकर एक दूसरे के मिलती हुई, एक दूसरे के साथ मिलती हुई ऊपर परमपिता परमेश्वर अल्लाह ताला के पास जाएंगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक आवाज़ दाएं जाए, एक बाएं जाए, एक उत्तर जाए, एक पश्चिम जाए, सबकी आवाज़ें मिलकर ऊपर वादहु ला शरीका लहू अल्लाह ताला परमपिता परमेश्वर के पास जाएंगी। और सबका उद्देश्य, जहाँ तक मैंने इस नगरी का अध्ययन किया है, गोकुल, महावन, गोवर्धन इत्यादि में जहाँ मैं गया हूँ, वहाँ का यही लक्ष्य है कि हमारी नगरी में, ए खुदा, हे भगवान, ए अल्लाह ताला, हमारी नगरी में शांति बनी रहे। ईद और बकरीद के मौके पर हमारे हिंदू भाई हज़ारों की तादाद में मुसलमान भाइयों से गले मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और गले मिलते हैं और उनको बधाई देते हैं। मैंने किसी नगरी में ऐसा नहीं देखा, किसी भी शहर में ऐसा देखने में नहीं आया।